हेलो मेरे दोस्तों, अभी लेटली हर क्लाइंट की एक एक उनका गोल होता है कि वी वांट टू ट्राई एंड परचेज अ कार। अब क्यों ना दोस्तों, हर इंसान कमाता है और कमाई के साथ साथ थोड़ी बहुत हमारी स्पेंडिंग लग्जरी पर भी होनी चाहिए। अब कई सारे केसेस में कार नीड्स भी होती है, कई सारे केसेस में कार वांट्स भी होती है, लेकिन आई एग्री कि आजकल कार एक जरूरी स्पेशली आफ्टर द कोविड कार हैज बिकम अ नेसेसिटी कहीं ना कहीं। तो आज इस वीडियो से हम समझेंगे कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कार खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको आपकी फर्स्ट कार का बजट कैसे करना चाहिए। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक सेकेंड हैंड कार के शॉप पे गया था और जहां पे मैंने देखा कि काफी महंगी महंगी गाड़ियां, बहुत ही कम समय तक चलाई हुई गाड़ियां, मे बी 9 मंथ्स 8 मंथ्स में उनके पास बेचने के लिए आई हुई थी। तब आई वॉज वेरी क्यूरियस और मैंने उसे पूछा कि ये कौन सी गाड़ियां हैं जो इतना कम चली है और जो है इसे बेचने के लिए लोगों ने दे दिया है। तब उस सेल्समैन ने मुझे बताया कि इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी है जहां पे लोगों ने कार लोन पे ले तो ली, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ईएमआई नहीं भर पाए, तो बैंक वालों ने उन कार को हाइपोथिकेट कर लिया, या तो फिर बिकॉज ऑफ द कोविड या तो उनका जॉब लॉस हो गया या किसी और कारण से उन्हें कार 6-8 महीनों में 9 महीनों में बेच देनी पड़ी। जब मैंने इस वीडियो का जब मेरे मन में आइडिया आया तो मेरा यही मकसद था कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो प्लीज अपनी कार को बजट इस तरीके से कीजिए कि आपको भगवान ना करे आपकी गाड़ी कभी ऐसा बीच में 6-8 महीनों में बेचनी ना पड़े और आपको नुकसान ना हो। तो आइए समझते हैं कि अगर आप उन लोगों में से जो अपनी गाड़ी फर्स्ट टाइम खरीदने जा रहे हैं तो आपको बजटिंग कैसे करना चाहिए। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जब हमारे पेरेंट्स के ज़माने में किसी को अगर एक चेतक खरीदना होता था तो उन्हें पहले पैसे जमा करने पड़ते थे। उस जमाने में लोन इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था जितना आज अवेलेबल है, लेकिन द थिंग इज इन टूडेज डे लोन्स आर अवेलेबल लाइक एनीथिंग। आप यूं बस एक एप्लीकेशन डालो, आपको 10 बैंक वाले कॉल कर लेंगे, भाई लोन हमसे ले लो। और आज के डेट में यू वुड बी सरप्राइज टू नो, एजुकेशन लोन से ज्यादा तो हमारे देश में कार लोन है। एजुकेशन लोन 10-11% पे मिल रहा है, जबकि कार लोन हमें 7.5% पे मिल रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन कि आज के डेट में बिकॉज ऑफ द लोन, बिकॉज ऑफ द ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल, महंगी गाड़ी खरीदना भी ईजी हो गया है। और इसी कारण की वजह से क्या हो रहा है कि लोग ज्यादा एक्साइटेड होकर ओवर कमिट कर लेते हैं। लोगों को क्या लगता है, अरे इतना ही तो ईएमआई है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब ईएमआई देने की बारी आती है और घर के बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लोगों के सिर पे, तो ऐसे में फिर ईएमआई के साथ साथ बाकी खर्चे गाड़ी के लोग मैनेज नहीं कर पाते। और यही एक रीजन है कि लोगों को शायद बहुत ही जल्दी अपनी गाड़ी बेच देनी पड़ती है या बैंक वाले उसे हाइपोथिकेट कर लेते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू ग्राउंड रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए नई कार खरीदने के पहले। तो दोस्तों, सबसे पहला थंब रूल, जब आप अपनी पहली कार खरीदने जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, वो है बजट। अब दो चीजें हैं, देखिए दोस्तों, एक या तो आपका जो एनुअल सीटीसी है, एनुअल सीटीसी का 50%, यानी मान लो कोई इंसान अगर 12 लाख रुपए कमा रहा है साल के, तो उसका 50% यानी कि 6 लाख रुपए के ऊपर की गाड़ी उस इंसान को नहीं खरीदनी है। यह है पहला। या फिर आपकी जो मंथली इनकम है उसका 7 to 8 टाइम्स, यानी मान लो अगर कोई इंसान 70-80,000 रुपीज कमाता है तो 80 into 8 यानी कि 6,40,000, यानी बात एक ही होगी, या तो 50% ऑफ द सीटीसी या तो फिर 8 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम। चलो अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान है जो 8 टाइम्स, यानी कोई इंसान अगर 12 लाख रुपए कमा रहा है तो अप्रोक्सीमेटली उसके हाथ में 80,000 रुपीज आने चाहिए टैक्स फिक्स काट फूट कर। तो 80 into 8 यानी उस इंसान ने 6,40,000 की गाड़ी जो है खरीदनी है, राइट। अब ये तो हो गया पहला ग्राउंड रूल कि भाई 6,40,000 के ऊपर की गाड़ी वो इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट रूल जो इस इंसान को फॉलो कर रहा है वो ये है कि उस कार की ईएमआई उसके मंथली इनकम के 10% के ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं 10% क्यों बता रहा हूं दोस्तों, देखो लोगों के पास यूजुअली ना पर्सनल लोन भी होता है, होम लोन भी कई लोगों के पास होता है, कई लोगों के पास एजुकेशन लोन भी होता है, कई लोगों के क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी कुछ कर्जा चढ़ा हुआ होता है। तो मैं ये 10% क्यों बता रहा हूं कि आपके सारे लोन्स मिलाकर आपकी इनकम का 30% के ऊपर आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपके पास बाकी के लोन्स है या फिर शायद कार लोन लेने के बाद आपको फ्यूचर में और भी लोन्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में आपके पास आपकी कार की ईएमआई 10% के ऊपर मत जाने दीजिए। यानी अगर हमारे केस में हम देखें, कोई इंसान अगर 80,000 रुपये कमा रहा है, उसके हाथ में महीने में 80,000 रुपये आ रहे हैं, तो he or she cannot afford a EMI of more than 8,000 rupees.
अब थर्ड रूल हमारा ये बनता है कि आपकी जो गाड़ी की डाउन पेमेंट है, अक्सर लोग क्या करते हैं, डाउन पेमेंट सिर्फ 10%, 15%, 20% देते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो हमें क्या करना है, हमें अगर हमारी ईएमआई को विद इन 10% ऑफ द सैलरी रेंज में रखना है तो कोशिश करके आप एटलीस्ट 40% गाड़ी की ऑन रोड वैल्यू, मैं शोरूम प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन रोड वैल्यू का 40% आप कोशिश करके जो है गाड़ी का डाउन पेमेंट दे दीजिए। तो आपका सब कुछ फिट हो जाएगा, आपकी ईएमआई भी सही बैठेगी। अब 40 to 45% अगर आप डाउन पेमेंट दे दोगे, और आपको अपनी गाड़ी की लोन को 4 साल से ज़्यादा नहीं खींचना है। यूजुअली शोरूम वाले ये ट्रिक प्ले करते हैं। उनको जब समझ में आ जाता है ना कि आपका मंथली ईएमआई का बजट कितना है, तो वो आपको जानबूझ के ऐसा कहते हैं, अरे सर आप ये कार भी अफोर्ड कर लोगे, आपकी ईएमआई हम 4 ईयर्स की जगह पे हम 7 ईयर्स कर लेंगे। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, योर कार इज योर डेप्रिशिएटिंग एसेट। 4 ईयर्स से ज़्यादा आप अपनी ईएमआई को मत खींचिए। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूं। आपके गाड़ी की जो भी वैल्यू है, ऑन रोड वैल्यू है, इंटू 5 कर दीजिए। यानी अगर आप 6 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो 6 लाख इंटू 5 टाइम्स विच इज 30 लाख रुपीज। यानी दोस्तों आपका नेट वर्थ एटलीस्ट 30 लाख रुपीज होना चाहिए, तब जाकर आप 6 लाख की गाड़ी भी खरीद पा सकते हो। मतलब यू कांट से कि बिकॉज आई एम अर्निंग आई एम एबल टू अफोर्ड दिस कार। नो, आपका नेटवर्थ भी होना चाहिए ताकि कल को अगर जॉब चला जाए, अगर कोई और मुश्किल की घड़ी आ जाए, तो आप अपनी ईएमआई अफोर्ड कर सको, एंड दैट वुड बी बैक्ड अप बाय योर नेटवर्थ। तो ये है कुछ ग्राउंड रूल्स अगर आप अपनी फर्स्ट कार बजट कर रहे हो तो। अब बिकॉज दोस्तों मेरे पास है, कई सालों से कार है, तो मैंने ये एनालाइज किया कि कार के साथ साथ आपको और क्या खर्चे आते हैं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम कार बायर है, तो आपको ये चीजें शायद नहीं पता होगी। आपको समझना है कि कार कम्स विद 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। द फर्स्ट इज दी वन टाइम एक्सपेंस। जैसे आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपने डाउन पेमेंट जो है एक ही बार देनी है, रोड टैक्स जो भरना है वो आपको एक ही बार भरना है। तो दीज आर द वन टाइम एक्सपेंसेस। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट द कार कम्स अप विद द रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है दोस्तों, कार का मेंटेनेंस, कार का पार्किंग, कार का क्लीनिंग, उसके बाद आपकी ईएमआई, ये सब आपके रिकरिंग हो जाएंगे। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट द कार कम्स अप विद इज विद द इमरजेंसी एक्सपेंसेस। मान लो आपने कार कभी नो पार्किंग में पार्क कर दी, कार टो हो गई, अब आपको ऐसे में जाके चालान भरना पड़ा, या मान लो कि गाड़ी कभी रास्ते में चलते चलते खराब हो गई, आपको टोइंग वाले को बुलाना पड़ा, या कभी कुछ और अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया गाड़ी में, तो दीज आर द इमरजेंसी एक्सपेंसेस। सो योर कार कम्स विद द 3 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। आपको ये समझना है। अब अगर मैं आपको बात करूं इंश्योरेंस की, तो एवरी ईयर अगर आपकी मिड साइज कार है, हैचबैक या मिड साइज सेडान है, तो आपको कम से कम 15,000 रुपए जो है साल का इंश्योरेंस भरने को आएगा। उसके अलावा कार की आई थिंक फर्स्ट 1 और 2 सर्विसेज आर फ्री, उसके बाद आपको सर्विसिंग का देना पड़ता है पैसा, फिर आपको पार्किंग, क्लीनिंग प्लस ईएमआई। तो ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो कार में 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। मैं आपको एडवाइस करूंगा, थर्ड पार्टी तो कंपलसरी होता ही है, लेकिन आपको अपना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ सामने वाले का जो आपने नुकसान किया वो ही नहीं, बल्कि आपकी कार का भी जो नुकसान हुआ है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। ऑफ कोर्स फिर उसमें और भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे और जीरो डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप ऑफ कोर्स अपने हिसाब से समझ सकते हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तो होना चाहिए। सिर्फ थर्ड पार्टी के भरोसे पे आप मत रहिए। अब दोस्तों इसके अलावा आप जब शोरूम से कार खरीदते हो तो अक्सर आपको शोरूम वाले ना पुश करेंगे कि आप हमसे ये ऑडियो सिस्टम लगवा लो। खैर आजकल तो हर कार में ऑडियो सिस्टम होता ही है, लेकिन आप हमसे ये फिल्मिंग करवा लो, कार सीट्स, कार का जो है ये सीट कवर लगवा लो, नीचे मैटिंग वगैरह करवा लो। दोस्तों यूजुअली होता ही है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप शोरूम से खरीदते हो तो आपको थोड़ी 20-25% महंगी पड़ती है, क्योंकि उनका खुद का भी टाई अप होता है किसी बाहर वाले के साथ और वो उनको कमीशन देके आपका काम करवा के देते हैं। तो ऐसे में आप अवॉइड कीजिए कोई भी ऐसी चीज़ कार शोरूम वाले से लगवाने के लिए। आपको ये चीज़ें बाहर और भी रीजनेबल प्राइस में मिल सकती है। अब देखिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जहाँ पे हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर आप कार खरीदते हो तो आपका मंथली कार का कॉस्ट कितने तक जा सकता है। लेट अस लुक एट दिस शॉर्ट कैलकुलेशन। देखिए अब अगर हम देखें तो कार की ईएमआई अगर हम अज्यूम करें हमारे एग्जांपल के हिसाब से 8,000 की ईएमआई, 3,000 का फ्यूल, आजकल पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा हो गया है, 1250 है तो महीने का 1250 रुपये इंश्योरेंस कॉस्ट, 2,000 रुपये कार की मेंटेनेंस जैसे जिसमें पार्किंग क्लीनिंग वगैरह आ गई,
एंड 1000 रुपीज मैंने अज्यूम किया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि इमरजेंसी में आ सकता है, तो मैंने महीने का 1000 रुपया वो गिना है। तो इफेक्टिवली आपके कार की रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 15,250 हो जाती है पर मंथ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और दोस्तों एक मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। यूजुअली व्हेन यू परचेज अ कार, तो आपकी 6-6.5 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो आपको 5-6 साल में जाकर ऑलमोस्ट डबल द वैल्यू की पड़ती है। यानी 6-6.5 लाख की गाड़ी आपको 13-14 लाख तक की पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप बैंक को EMI भरते हो, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर जो आप पार्किंग दे रहे हो, मेंटेनेंस दे रहे हो, जो भी है वो अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर वो पैसा भी ग्रो होता तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट की गाड़ी पड़ती है 5 सालों में, इंक्लूडिंग द डेप्रीसिएशन। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स, अगर आप इन पॉइंट्स को सही से कर लेते हो और अगर इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो गाड़ी खरीदने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि भाई हमने महंगी गाड़ी खरीद ली है या फिर हमें गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो दोस्तों आई एम होपिंग कि आपको कुछ समझ में आया है इस वीडियो से, कुछ अच्छा लगा, आपको सीखने मिला, तो लाइक और शेयर कीजिए, खास करके उन लोगों के साथ जो ये फाइनेंशियल ब्लंडर करने जा रहे हैं महंगी गाड़ी खरीदने का। और दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स प्लान कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, घर खरीदना, और महंगाई बढ़ने के कारण आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा। दोस्तों देखिए, आप कोई भी लोन लेते हो, जैसे आपने अगर कार लोन ले लिया तो कार लोन की EMI भरने के कारण आप उतना पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आपकी रिटायरमेंट पे उसका इंपैक्ट आ रहा है क्योंकि आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको समझना है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे इंपैक्ट कर रही है अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।